हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो यार उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ प्रयास जेई 2.0 में। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सब लोगों को। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, फटाफट से थम्स अप करो अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है तो फटाफट बता दो मुझे। हाँ जी हाँ जी, फटाफट बताओ देखें अगर सब कुछ सही है तो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें वो पीवाईक्यूज करने को दिए थे, हो गए थे क्या सारे? हाँ जी। हाँ, पीवाईक्यूज करने को मैंने दिए थे, कर लिए तुम लोगों ने सबने? हो गए थे सारे क्वेश्चंस? और भी अगर तुम्हारी और मर्जी हो तो और भी तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, अगर पीवाईक्यूज आप करना चाहो तो, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज से नया चैप्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खूब सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिलते हैं, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो या फिर जेई एडवांस का एग्जाम हो, है ना? दोनों में ही आपको इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना? इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं कि सर मैंने तो ये नहीं पढ़ रखा, मैंने वो नहीं पढ़ रखा, तो क्या मुझे ये चैप्टर समझ में आएगा? अगर आप लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं भी पढ़ा है, मैं एक बार के लिए तो यही कहूंगा, है ना? अगर पी ब्लॉक एलिमेंट आज लोगों ने नहीं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, बेसिक आपको जो केमिकल बॉन्डिंग के फंडे हैं वो पता होने जरूरी है ना? यस, वो बेसिक जो फंडे हैं, और आपकी केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग हो गया, साइज वगैरह के, है ना, वो आपको अगर पता है तो आपको इस चैप्टर को समझने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही आसान, और बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं बोलूंगा इस चैप्टर को, है ना? लेकिन थोड़ा सा इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारी टर्म्स है इस चैप्टर में, है ना? ऐसे सर काफी सारी टर्म्स आ गई हैं, हम ये टर्म्स कैसे याद रखेंगे? सारा सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना? सब कुछ हो जाएगा। डन। हाँ, कर दें स्टार्ट करें। हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक की जरूरत नहीं है भाई इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा। वो जितना डी एंड एफ ब्लॉक आपको जरूरत है ना, उतना तुम्हें आता है पहले से ही, है ना? तो तुम ज्यादा उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है? हाँ, करें करें स्टार्ट। सर सॉल्ट एनालिसिस, कोई लोग बोल रहे थे सर सॉल्ट एनालिसिस सिलेबस से हट गया है क्या मेंस के? नहीं, सॉल्ट एनालिसिस तो सिलेबस में ऐड हुआ है मेंस के, है ना? पहले मेंस में सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आते थे। इस बार उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है ना उसमें मेंशन कर रखा है कि सॉल्ट एनालिसिस में ये सॉल्ट्स हैं जो हम लोग आपसे पूछने वाले हैं, है ना? तो सॉल्ट एनालिसिस वाला पोर्शन भी हमें करना पड़ेगा। मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर उड़ गया, मेटलर्जी हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी के लिए, है ना? उसको एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उसको बाद में ही देखेंगे, क्योंकि वो पूरा सिलेबस ही हट, पूरा चैप्टर ही हट गया, है ना? तो सॉल्ट एनालिसिस तो हमें पढ़ना है, अच्छा खासा पढ़ना है। हाँ, वो हटा नहीं, वो ऐड हुआ है बल्कि, है ना? हाँ, फिर उसके बाद जैसे ये वाला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मैं पहले ही बता दूं ये चैप्टर, हाँ क्योंकि मैं देख रहा था ना, अभी देख रहा हूं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सर इसमें कितने लेक्चर लगेंगे सर? ये चैप्टर कब तक खत्म करवा दोगे सर? और जैसे मैं 5-6 लेक्चर करवाऊंगा ना, उसके बाद तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार अगले चैप्टर अगले लेक्चर में खत्म ही करवा दो सर इस चैप्टर को, है ना? ऐसा ऐसा ही है ना? क्यों? है ना? तो मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, चैप्टर कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, सर हम लोग कब पढ़ेंगे, क्या करेंगे? तो भाई लोगों, सीधी सी कहानी में आप लोगों को बोल देता हूं, ये चैप्टर अपने आप में बड़ा चैप्टर है ना? ये चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसी वजह से इस चैप्टर में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है ना? तो अपने दिमाग से पहले निकाल देना, है ना? अपने दिमाग से पहले निकाल देना कि भाई मतलब ये चैप्टर कोई 5-7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 8-10 लेक्चर में नहीं, ये 10+ लेक्चर्स लेगा, है ना? 10 से ज्यादा लेक्चर में ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म होगा, है ना? अब 10 से ज्यादा कितने में होगा ये डिपेंड करेगा तुम्हारी स्पीड पे, और डिपेंड करेगा मेरी स्पीड पे भी, है ना? और मेरी स्पीड जो होती है उसको कौन डिसाइड करता है? तुम लोग डिसाइड करते हो। क्यों भाई? अरे भाई, मेरी स्पीड कितनी रहेगी वो तो तुम लोग डिसाइड करते हो ना। तो वो तुम्हारे ऊपर है कब तक तुम्हें खत्म करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, योर पेस,
आप कितना रिवाइज करके आते हो अच्छे से, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मुझे पता लगने लगेगा कि हाँ आप लोग कितना ढंग से रिवाइज कर रहे हो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चंस करवाए थे तुम्हें, है ना, तो उसमें मुझे पता लग गया था कि तुम लोगों ने कितना अच्छे से पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा है ना। हाँ वो मुझे पता लग गया था। ठीक है, करें फिर सेशन को स्टार्ट करें। सारे लोग इधर उधर का फालतू चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करो अपने स्क्रीन पर, नोट्स बनाओ बढ़िया ढंग से। सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, करें। हाँ चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो चैप्टर है ना, आज इस वाले चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि आज इस चैप्टर का माहौल बनाएंगे हम लोग, है ना, माहौल बनेगा आज तो सिर्फ चैप्टर का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, क्या होती है चीजें, ये सारा सब कुछ आज हम लोग बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात होगी और इंट्रोडक्शन में एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो जो छोटी छोटी टर्म्स यूज होने वाली हैं, है ना, सेंट्रल मेटल, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम लोग आज वाले सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, है ना, और ये जो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन है जितना हो पाएगा उतना हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। वर्नर थ्योरी आज नहीं हो पाएगी, है ना, इसका मतलब, है ना, कुछ कुछ तो याद है तुम्हें, वर्नर नाम ले लिया मतलब, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या तो वर्नर थ्योरी याद होता है या वीबीटी याद होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद होता, है ना। तुम में से भी कई लोग होंगे ऐसे। ठीक है, आ जाओ फिर करते हैं सबसे पहले सेशन को स्टार्ट। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अरे भाई सेशन कितना लेना है कितना नहीं लेना तुम छोड़ दो ना यार मेरे ऊपर, मैं कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुमसे 1.5 घंटे में जो पढ़ाता हूं वो तो तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, और बातें कर रहे हो 2-2 घंटे की। अरे भाई वो पढ़ा, जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो तो तुमने अभी तक किया नहीं, है ना। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा, सर नहीं हो पाया, सर आज करेंगे, सर कल करेंगे सर। अरे तो 1.5 घंटे वाला तो तुम कर नहीं पा रहे हो, 2 घंटे वाला करके क्लास करके क्या करोगे, है। वो अननेसेसरीली तुम्हारा बैकलॉग बनेगा, और एग्जाम अभी आने वाले हैं थोड़े टाइम में, इस समय जो बैकलॉग बनेगा ना वो लास्ट तक खत्म भी नहीं होगा तुमसे, और फालतू में कॉन्फिडेंस लूज होगा तुम्हारा। हाँ, है ना। हाँ हाँ, तो ज्यादा मतलब जितना हजम कर पाओ ना उतना ही खाओ, है ना, तो हजमा खराब हो जाएगा नहीं तो, है ना। हाँ, आओ देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है एडिशन कंपाउंड्स। क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड्स, है ना, आपकी स्क्रीन पर लिखा है एडिशन कंपाउंड्स। हाँ जी, देखो एक बहुत ही आराम से बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। एडिशन का नाम से ही पता लग रहा है। इन एडिशन कंपाउंड्स को कई जगह पर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी लिखा होता है ना, एडिशन लिख दो, या फिर क्या लिखा होता है दादा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी लिखा होता है। देखो इसका डेफिनेशन जो लिखा है उसको आप गौर से पढ़ो, देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम्हें, या फिर ऊपर से ही जा रहा है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी इनको कहते हैं हम लोग, है ना। हाँ डेफिनेशन देखियो जरा, अरे कुछ समझ में आ रहा है डेफिनेशन से या नहीं समझ में आ रहा। बहुत ही आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन ली हुई है ना। देखो क्या लिखता है कि कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स। दो या फिर दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो इन इन अ फिक्स्ड स्टोइचियोमेट्री, है ना। स्टोइचियोमेट्री मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, स्टोइचियोमेट्री तुम लोग पढ़ चुके हो, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते थे, है ना, है ना। अरे स्टोइचियोमेट्री की जरूरत नहीं है। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है, एक रेशियो, जैसे हम लोग कहते हैं ना इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो दिस इज रेशियो, स्टोइचियोमेट्री, है ना, कि इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए इसके 3 मोल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो रिलेशन होता है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, दैट इज नोन एज स्टोइचियोमेट्री। ठीक है ना। तो हम लोग ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ एक फिक्स मोलर रेशियो में, एक फिक्स स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, तो जो नया कंपाउंड बनेगा दैट विल बी नोन एज, क्या कहोगे उसको आप, दैट विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर एडिशन कंपाउंड, है ना। जैसे मान लो आपके पास एक चीज प्रेजेंट है KCl, यस, और KCl के साथ आपने मिला दिया MgCl2, ठीक है, और साथ में आपने ले लिया 6 मोल्स ऑफ वाटर, 6H2O, है ना। हाँ हाँ, लाइक मोर सॉल्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, लाइक मोर सॉल्ट, है ना।
हाँ, अगर मान लो, अगर आप इसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो देखोगे तो कितना है सर, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ और इसका 6 मोल, 1:1:6 का स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है और क्या बनेगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है ना। जनरली इसको हम लोग कूल करते हैं, ठंडा किया जाता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं ये, है ना, थोड़ा सा कूल करना पड़ेगा। यस, एंड दिस इज नोन एज, ये जो सब्सटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा है, ये जो सब्सटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा है, इसका क्या नाम है, कोई नाम बता सकता है क्या मुझे? हाँ जी, कोई इसका नाम बता सकता है? यस, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है यार, तुम लोग तो सारे सारे लोग समझदार हो, मतलब इसको क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज कार्नेलाइट। क्या बोला जाता है इसको? कार्नेलाइट बोला जाता है ना। यस यस, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन कंपाउंड। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और देखो, और देखो, जैसे मान लो एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, इसको अडक्ट भी बोल सकते हो ना, अडक्ट बोला जाता है या फिर एडिशन कंपाउंड बोला जा सकता है। देखो, K2SO4 उसके साथ एल्यूमिनियम सल्फेट आपस में कंबाइन हुआ, है ना, और साथ में 24H2O की भी जरूरत पड़ेगी, ये लिया आपने और इसको क्रिस्टलाइज कर दिया, क्या बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अरे मुन्ना, ये किसका फॉर्मूला है? हाँ जी हाँ जी, अरे बताओ ना, ये किसका फॉर्मूला है, जानते हो इस फॉर्मूले को? आज से पहले भी नाम सुना है इसका? हाँ, किसका नाम? एलम। अरे कौन सा एलम भाई, एलम तो बहुत सारे होते हैं, ये है साहब पोटाश एलम। ये किसका फॉर्मूला है? ये है सर पोटाश। भाई ये नाम याद रखते जाना आप लोग, है ना, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए, फिर कहीं ना कहीं ना ये नाम नाम पूछ लेता है कहीं पर, है ना, कहीं पर इसके बारे में नाम दिया हुआ होता है कि भाई पोटाश एलम क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O, दिस इज पोटाश एलम। और पोटाश एलम भी क्या है सर, एक एडिशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज है ना। एक और एग्जाम्पल देखो, FeSO4 आपके पास था और उसके साथ आपने अमोनियम सल्फेट मिला दिया और साथ में मुझे जरूरत पड़ रही है किसकी, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की भी, है ना, इसको आपने क्रिस्टलाइज कर दिया। तो बताओ ये जो फॉर्मूला बना है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसका क्या नाम है? जल्दी से बता दो, इसका क्या नाम है? इसको आप लोग जानते हो क्या? हाँ जी, इसको आप लोग जानते हो, पहचानते हो इसको या नहीं? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक, सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें मोर सॉल्ट के बारे में पढ़ना है हमें। यस, बहुत बढ़िया सर, ये क्या है? मोहर सॉल्ट है, ये मोर नहीं है बे, मोर सॉल्ट है ना। ये क्या है? ये वो वाला मोर नहीं है, मोर सॉल्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो आपको इसी तरह के फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं जिससे कि आपके लिए आसान हो चीजें, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके। मोर सोल्ट का फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं याद रखना ही पड़ेगा, इसी वजह से मैं मोर सोल्ट, पोटाश एलम, कार्नेलाइट ये 2-3 बार लिखवा दूंगा ना, जिससे कि आप लोगों का एकदम बढ़िया ढंग से 4-5 बार लिखोगे तो दिमाग में घुसेगा, फिर तो ऐसा तो नहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो रखा किसी का, है ना, सुबह सुबह का टाइम है, वैसे भी थोड़ा ढंग से याद रहेगा। बता दीजिए अगर नोट कर लिया हो आप लोगों ने, डन लिख देना, समझ में आ गया थम्स अप कर देना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, फटाफट से नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यस, हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा बेटा, और आप लोगों के स्कूल जब आप लोगों ने 12th क्लास दिया होगा, है ना, तो उसमें भी आया होगा ये, है ना। और इसको एडिशन कंपाउंड या फिर जैसे मैंने बोला ना, और क्या बोला जाता था, अडक्ट भी बोला जाता है इसको, कुछ जगह पर ऐसे लिखा होता है अडक्ट, है ना, वो एक ही बात है। एडिशन कंपाउंड कह दो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह दो, अडक्ट कह दो, सारी चीज एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है, ठीक है। डन, चलें आगे चलें, वेरी गुड। आइए एक आधा एग्जांपल और करें क्या? जैसे मान लो एक आधा एग्जांपल और लिख लेते, जैसे आपके पास है केसीएन, है ना, क्या था आपके पास? केसीएन है, 4 केसीएन, और ये रिएक्ट किया किसके साथ? FeCN ट्वाइस के साथ, है ना।
KCN प्लस FeCN ट्वाइस, है ना। इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई तो क्या बना, ये बन जाएगा साफ 4KCN डॉट FeCN ट्वाइस। इसको आप 4KCN डॉट FeCN ट्वाइस लिखोगे, और तो और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है K4 FeCN6। अब इनका जो नाम लिखना है IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग हो सकता है कल या फिर परसों वाली सेशन में देखें, ठीक है ना, कल या फिर परसों वाले सेशन में इसको देखेंगे, ठीक है। डाउट सेशन ले लो, डाउट ले लो, डाउट देख लो। अरे अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है मेरे भाई, अभी क्या डाउट आ गया मुन्ना तुझे, हैं? अरे अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है सर, टेक टीम को बोल के लक्ष्य को एक्सटेंड करवा दो। पी ब्लॉक के सारे पीवाईक्यूज का PDF अपलोड, बेटा पीवाईक्यूज के अपलोड, पीवाईक्यूज आपको मिल जाते हैं, आप उसमें जाके देखो, जो लाइब्रेरी होती है उसमें सारे पीवाईक्यूज चैप्टर के दिखे होते हैं। 8.5 पीवाईक्यूज PDF ऐड कर लेना, प्लीज हेल्प समबडी, में फीस पेमेंट किया था, नंबर भी गया, दिसंबर स्टार्ट 2054, मोदी जी एक सवाल पूछ। अब बताओ ये तुम्हारे डाउट है, बताओ, है ना, है ना। अब ये तो तुम्हारी क्वेश्चन है, अब इनको क्या ले मतलब, अब ये कहां से डाउट लूं मैं, बताओ, है। अब तुम फिर बोलते हो कि सर डाउट नहीं हो रहे। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, पी ब्लॉक के और क्वेश्चंस करवा दो। बेटा पी ब्लॉक के और क्वेश्चंस है तो सही, मॉड्यूल में से कर लो, फिर उसके बाद आपके पास अगर आपने कोई भी पीवाईक्यूज की बुक ले रखी है, कम से कम होगी ना आपके पास, है ना, जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, पीवाईक्यूज की आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, उसको आप रेफर कर सकते हो, है ना, वहां से क्वेश्चंस कर लो, वो तो क्वेश्चन वही रहेंगे, फिक्स ही रहेंगे। और पी ब्लॉक में ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बजाय, है ना, क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने की बजाय मैं तो कहता हूं आप लोग नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे ना, वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको, ठीक है, क्योंकि नोट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आना है। यस, हाँ ये जोक बॉक्स है, सही कह रहे हो आप लोग, ये इसमें इसमें कुछ कुछ डाउट नाम का कुछ होता नहीं है। यस, हाँ अब बताओ मोदी जी कहां से आ गए, बताओ यहाँ फीस पेमेंट, वो फीस पेमेंट भी मतलब यहाँ पे लिखा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा कम सीरियस लेता हूँ इस डाउट वाले पार्ट को, है ना। यहाँ पर कुछ भी लिख देते हो तुम लोग, है। आ जाओ आगे चलते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, एडिशन कंपाउंड का ही एग्जांपल है ना। वेरी गुड। और देखो, और देखो, जैसे क्या मैं इसको भी एडिशन कंपाउंड बोल सकता हूं क्या, एक बार बताना जरा। आपके पास है BF3, है ना, और BF3 ने रिएक्ट किया किसके साथ, NH3 के साथ, ठीक है, और बन गया क्या सर, बन गया NH3 क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा किसको, तो ये बन गया BF3। क्या इसको भी अडक्ट बोला जा सकता है क्या, बताना जरा। क्या इसको भी अडक्ट बोला जा सकता है क्या, जल्दी से बताइए, क्या इसको भी अडक्ट बोला जा सकता है क्या। BF3 था, NH3 के साथ रिएक्ट किया, BF3 में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो सर इसको क्या आप लुईस एसिड बोल सकते हो, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या आप इसको लुईस बेस बोल सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो सर, है ना, ये अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, तो क्या इसको अडक्ट कहा जा सकता है क्या। यस यस यस, क्या आप इसको अडक्ट कह सकते हो क्या, है। हाँ नहीं कह सकते, क्यों भाई। अरे जो लोग बोल रहे हैं नहीं कह सकते, क्या दिक्कत क्या है, ये दो कंपाउंड्स आपस में एक फिक्स्ड रेशियोमेट्री में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें, क्यों नहीं कह सकते भाई, हे भगवान प्रभु, दिक्कत क्या है। हाँ नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहां पर भी प्रेजेंट है, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहां पर भी प्रेजेंट है, ये जो Fe है वो Cn माइनस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बना रहा है, फिर इस हिसाब से तो ये भी अडक्ट नहीं होना चाहिए था, बताओ ना। अगर आप लोग बोल रहे हो कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसको आप अडक्ट नहीं बोल सकते, तो मुन्ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहां पर भी प्रेजेंट है, ये जो Fe2+ है ना तुम्हारा, ये जो Fe2+ है वो Cn माइनस के साथ क्या किए जा रहा है, क्या किए जा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किए जा रहा है, बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हो इसको आप, है ना, ये भी क्या एक तरह का अडक्ट है। जब भी दो स्टेबल कंपाउंड, BF3 अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है, NH3 अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है, एक लुईस एसिड है, एक लुईस बेस है, दोनों का मन किया मिलने के साथ, मिलने का तो मिल लिए, एक एडिशनल कंपाउंड बना दिया, खत्म, इसमें क्या दिक्कत है। यस, समझ में आ गई बात। हाँ बस बेटा, BF3 स्टेबल ही है अपने आप में, ऐसा नहीं है कि BF3 तुम्हें मिलेगा नहीं, हाँ इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की,
है ना, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि VF3 स्टेबल नहीं है ना, ये VF3 ऐसे तो फिर ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी तो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है इस लॉजिक से, तो है ना, तो हाँ ऑल राइट। तो अगर ये चीज नोट हो जाए तो इसको डन लिख देना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। कोई कह रहा है सर ये लोग कहां मिलते हैं, कौन से लोगों की बात कर रहे हो भाई? यस, हाँ जी बताइए जरा। सॉल्ट बनेगा, अरे तो मुन्ना ये सारे सॉल्ट ही हैं, है ना, ये भी सॉल्ट है, ये सारे सॉल्ट ही तो है, पोटाश एलम क्या है फिर, सॉल्ट नहीं है क्या, ये सॉल्ट नहीं है क्या? हाँ, हाँ जी, डन, नोट किया सब लोगों ने, पक्का, आगे चलें फिर, डन डन डन, चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे चलते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये जो एडिशन कंपाउंड्स हैं, ये एडिशन कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कंपाउंड समझ लिया क्या होते हैं, अब इन एडिशन कंपाउंड को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो एडिशन कंपाउंड को दो तरह से क्लासिफाई आप लोग कर सकते हो, दो तरह के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें सबसे पहला जो कंपाउंड होता है उसको बोला जाता है डबल सॉल्ट। क्या कहा जाता है? डबल सॉल्ट, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको कुछ लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, है ना, कुछ लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल दो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो, यस, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह दो, है ना, जो आपकी श्रद्धा है ना, वो आप कह सकते हो, जो आपका मन करे, जैसी आपकी श्रद्धा। ये दो तरह के टाइप होते हैं, और इनमें से हम लोग डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे अभी, लेकिन पूरे चैप्टर में, ये जो पूरा चैप्टर है, नाम से ही पता लग रहा है कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद इसके बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन मोटिव है, इसके बारे में पढ़ना। दोनों में डिफरेंस जरूर देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सॉल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना, ये तो मतलब समझ में आना चाहिए ना हमें, ठीक है, डन। चले चले आगे चले, आगे चले। कोई कह रहा सर अभी तक मैं सिंगल क्यों हूं, बता दो। एक दिन मैंने बताया तो था, तुम सिंगल क्यों हो, इसका जवाब तुम्हें सिर्फ तभी मिलेगा जब तुम एक दिन सुबह उठो, उठ के बढ़िया ढंग से एक अच्छे फेस वॉश से मुंह धो, और मुंह धो के सामने एक बड़ा सा शीशा हो, उसमें जाके अपनी शक्ल देखो और खुद एनालाइज करो, है ना, सारी कहानी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जैसे ही तुम अपनी शक्ल पे निगाह डालोगे, है ना। और अगर शक्ल तुम्हें लगे कि ठीक है, तो फिर अपनी हरकतों पे निगाह डाल देना कि मैं हरकतें कैसी करता हूं, है ना, उस दिन सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। ये क्वेश्चन आज के बाद तुम किसी से भी नहीं पूछोगे, है ना, ये मेरी गारंटी है, ये तुम चाहो तो करके देख लेना, है ना। हाँ, ये गारंटी है मेरी, फिर नहीं पूछोगे किसी से भी। और तो और, ये फेस वॉश से मुंह धोने के लिए क्यों बोला मैंने, क्योंकि हो सकता है तुम ऐसे ही मुंह देखो, तुम्हें लगे कि यार मैंने अच्छे से मुंह नहीं धो रखा, है ना, इस वजह से मेरी शक्ल ऐसी दिख रही होगी। मैं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट ना रहे, बढ़िया ढंग से फेस वॉश करो, जो करना है मुंह पे जो पोतना पोत लो, फिर भी तुम शक्ल देख लो अपनी, एकदम सब क्लियर हो जाएगा, है ना। और नहीं तो हरकतें देख लो, दो ही चीज होती है बेटा, जिस दिन ये चीज सुधार लोगे दोनों, उस दिन कुछ भला हो जाएगा तुम्हारा, है ना। लेकिन ये वो वाला टाइम नहीं है, कुछ अच्छी कॉलेज में जाओ कहीं, है ना, वहां से पढ़ाई लिखाई करो, फिर लोग ना आपके आगे पीछे घूमेंगे, है ना। नहीं तो फिर कितना ही शक्ल अच्छी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। दुनिया चढ़ते को सलाम करती है ना, चढ़ता मतलब सूरज जब उगता है ना, तो दुनिया उसको सलाम करती है। तो कुछ अच्छा करो ना लाइफ में, है ना, तभी लोग आगे पीछे आएंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ आ जाओ, अब आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चल। तुम सुबह सुबह मतलब क्यों मेरे मुंह से इतना सच निकलवाते हो, पता नहीं, है पहली क्लास होती है बताओ, और इतना सच बुलवा देते हो मेरे से, बताओ। आओ देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, डबल सॉल्ट के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डबल सॉल्ट के बारे में, आइए। हाँ, तो देखो क्या है डबल सॉल्ट, मैं आपके सामने, अभी मैंने आपको कार्नेलाइट का एग्जांपल दिया था, है ना, कार्नेलाइट का एग्जांपल दिया था, KCl.MgCl2.6H2, है ना, ये वाला एग्जांपल लिखा था ना हम लोगों ने। ये जब तक ये सॉलिड स्टेट में है, सुनना मेरी बात, जब तक ये सॉलिड स्टेट में, कूल किया आपने, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन गया, है ना, क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन जाएगा। तो अब जब तक ये सॉलिड स्टेट में है, जब तक ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, तब तक ये स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन जैसे ही आपने इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया,
जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, क्या किया आपने, इसको पानी में डाल दिया, एक्वस लिख रखा है ना, इसका मतलब वाटर में एक्वस सॉल्यूशन मैंने ले लिया, ठीक है। जैसे ही आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन लिया, होगा क्या, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। देखो KCl कैसे टूटेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस में, है ना। MgCl2 कैसे टूटेगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में। और ये तो आयनिक कंपाउंड है नहीं, तो एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहेगा 6H2O। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस। तो डबल सॉल्ट ऐसे एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल हैं, लेकिन जैसे ही आप उनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, जैसे ही उसको आप पानी में डालते हो, एक्चुअली इनकी जो डेफिनेशन है वो पानी के रिस्पेक्ट में डिफाइन की गई है, जैसे आप उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हो सर, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाता है, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू सिंपल आयंस। देखो ये लिखा है ना, इनटू सिंपल आयंस। ये वाले जो आयंस हैं, अभी तक जितने भी हम लोगों ने आयंस पढ़े, सिंपल आयंस होते हैं, K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने देगा, है ना, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने हैं, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यस, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बताना जरा, दोनों चीज बताओ। यस यस यस, दोनों चीज बताओ। यस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने होंगे। तो देखो सर, टोटल आयंस तो 1 2 3 4 5, 5 डिफरेंट है ना, 5 मोल्स ऑफ डिफरेंट आयंस, आप 5 मोल्स ऑफ आयंस मिल रहे हैं, और डिफरेंट आयंस कितने मिल रहे हैं सर, देखो एक है पोटेशियम K प्लस आयन, दूसरा है क्लोराइड आयन, दूसरा तीसरा है Mg2 प्लस, है ना। तो डिफरेंट आयंस कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 5, ठीक है ना। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कंडक्टिविटी शो करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्पीसीज, है ना, इन सारे आयंस की वजह से कंडक्टिविटी शो करेगा, है ना, जिसमें 5 आयन का कंट्रीब्यूशन होगा कंडक्टिविटी शो करने में। मेरी बात समझ में आ गई? यस। और दूसरी चीज ये भी समझने वाली है कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन इन सारे आयंस का टेस्ट देगा, है ना भाई। इसका जो आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया ना, उसमें आप पता लगा सकते हो कि उसमें K प्लस आयन प्रेजेंट है, एक सुटेबल रिएजेंट डाल के आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें Cl माइनस आयन है। मान लो आपने AgNO3 डाल दिया, सोच के देखो, आपने AgNO3 जैसे ही डाला, ये जो Cl माइनस होगा क्या करेगा, Ag प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा आपको, लगेगा कि हाँ यार सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो आप पोटेशियम आयन का, K प्लस आयन का भी आपको ये टेस्ट देगा, Cl माइनस आयन का भी टेस्ट देगा, और साथ साथ Mg2 प्लस आयन का भी टेस्ट देगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? तो ये जो अबे 4 नहीं होगा, डिफरेंट आयंस पूछा है महाराज, डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से, एक तो K प्लस, दूसरा Cl माइनस, तीसरा Mg2 प्लस, है ना, यही होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस आयंस 3 दे दिए, इतने आयंस दे दिए, और तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं ना, गिव aqueous solution gives टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस, है ना, ऑल द आयंस, ठीक है। तो ये जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा वो सारे के सारे आयंस का टेस्ट देगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो चाहो आप देख लो, लिखता है द कंपाउंड्स व्हिच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, लिखा है ना, जब तक सॉलिड स्टेट है महाराज तब तक तो ये स्टेबल है, बट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर नोन एज डबल सॉल्ट। टोटल आयन 5 कैसे हुए, हे ऊपर वाले देख बेटा, 5 है ना, ऐसे गिनना, ऐसे उंगली पे गिनना, है ना, देख, 1, ठीक है ना, छोड़ना मत उंगली, 1 हो गया, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, और 2 और हो गए 4, 4 और 5, 5, टोटल कितने हुए, 5 हुए। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, मान गए भाई, सुबह सुबह क्या जबरदस्त क्वेश्चन मिला, ठीक है ना। अच्छा जी, नोट कर लिया हो तो बेटा डन लिखना, आगे चलेंगे। यस, नोट किया हो तो डन लिखना, आगे चलेंगे, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, है ना। हाँ, नोट कर लिया हो तो आगे चलेंगे, फटाफट बताओ, डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। यस यस, हाँ जी बेटा नोट कर देना। अरे नहीं बेटा, ऐसे इग्नोर नहीं, तुम समझते नहीं हो बात को। यही तो वो लोग हैं जो अभी अभी पैराशूट से उतरे हैं क्लास में, थोड़ा क्लास का माहौल लाइट भी तो रखते हैं ना यार, ये है ना, तो होना भी तो चाहिए ना। अब सारे लोग चुपचाप बढ़िया ढंग से पढ़ते रहोगे, थोड़े तुम टाइम में तुम बोलोगे सर ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा बोरियत सा हो रहा है सर, ऐसे बच्चे होते हैं, ये भला करते हैं आप लोगों का, है ना। क्लास में आते हैं, माहौल को एकदम लाइट बना के रखते हैं, खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं, तो ये लोग भी होने जरूरी है ना, हर तरह का बच्चा क्लास में होना जरूरी है। यस,
हाँ हाँ, और दूसरा चीज तुम्हारा कंपटीशन कम कर रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें तुम्हारा कंपटीशन भी तो कम हो रहा है। आओ देखें और एग्जांपल्स की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल अभी मैंने आपको वो लिखा था, कौन सा, आ, अरे वो कौन सा था, पोटाश एलम, हाँ पोटाश एलम। देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 6H2 24H2 है ना, डॉट 24H2। ठीक है, फटाफट से इसमें मुझे बताना, फटाफट से तुम मुझे इसमें बताना टोटल नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, फटाफट बताना टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने होंगे। ठीक है, ये दोनों मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने होंगे। ठीक है ना, ये फटाफट बताओ। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें मोर सॉल्ट दिया था, है ना, ये तो हो गया पोटाश एलम। फिर मैंने तुम्हें दिया था मोर, बेटा फॉर्मूला याद रखते जाना, ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं जरूर काम में आएंगे। पोटाश एलम होता है, फिर उसके बाद मोर सॉल्ट दिया था मैंने, इसमें भी बताना यही सारी चीज, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ठीक है ना, इसमें भी यही दोनों चीजें बतानी है आपको, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस वो कितने होंगे, और साथ साथ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने होंगे। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने होंगे, फटाफट से बता दीजिएगा दोनों की केसेस में। ठीक है ना, दोनों ही केसेस में ये दोनों चीजें आपको बतानी है। करो देखे, फटाफट करो ईमानदारी से। कितना आ रहा है, 8383। कुछ लोगों का 85 भी आ रहा है ये 5 वाला कौन है मुन्ना? हाँ जी, ईमानदारी से। वाह, 8353 पक्का। देखो जी, सर पोटाश एलम कैसे टूटेगा, सुनियो सुनियो, हेलो, पोटाश एलम कैसे टूटेगा सर, देखो K2SO4 ऐसे टूटेगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है ना, ये आयन मिल गए, और कौन से आयन आएंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो सर Al2 है तो 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, बाकी तो 24H2 एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना, ऐसे ही टूटेगा। अरे ये आयनाइजेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, सॉल्ट को कैसे आयनाइज किया जाता है कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को पता होना चाहिए ये तो। और आपने उधर भी पढ़ लिया होगा उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, ये अपना इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ते हो ना। अब देखो सर पोटेशियम, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, देखो 2 3 3 और 2 5, 5 और 3 8, सर टोटल नंबर ऑफ आयंस तो हो गए 8। और डिफरेंट आयन कौन कौन से हैं सर, एक है K प्लस, एक है सल्फेट आयन और एक है एल्यूमिनियम आयन, तो Al3 प्लस। समझ में आ गई बात? यस, और देखो इधर आ जाओ, ये कैसे ब्रेक होगा सर, ये ब्रेक होगा Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, है ना, FeSO4 तो ऐसे टूट गया, और सर ये टूटेगा 2NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है ना, तो बता दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं सर, टोटल नंबर ऑफ आयन 1 2 2 2 4 1 5, है ना, 5 आयन हो गए टोटल। और डिफरेंट आयन कितने हैं सर, एक Fe2 प्लस SO4 2 माइनस और अमोनियम आयन NH4 2 प्लस। लो जी, 3 आयन प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर बेटा, वाटर का डिसोसिएशन नहीं होता, एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है उसमें भी पानी को तुम डिसोसिएट कर रहे हो, बता हद है मतलब। और वाटर तो तुम्हें पता ही है ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर तुम पढ़ के आए हो अभी, वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू तुमने देखी होगी, कितना 10 टू द पावर -18 17 इस लेवल की होती है, कितनी कम होती है वैल्यूज, है ना। हाँ जी बेटा, अगर आपने नोट कर लिया हो ना तो डन लिख देना, आगे चलेंगे फिर। यस, नोट कर लिया हो डन लिखना, समझ में आ गया थम्स अप करना, आगे चलेंगे। फटाफट कर लो ये काम। हाँ जी, जल्दी कीजिए जनाब। हो गया, डन डन डन। अच्छा देखो, ये जो एलम होती है ना, अब क्योंकि एलम की बात आ गई थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं। ये जो एलम होता है ना, हमेशा एलम में जो पहला मेटल आएगा ना, पहला जो एलिमेंट आएगा ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, +1। इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। जैसे Na+ आ गया, K+ आ गया, Cs+ आ गया, और ये जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है ना, इसका जो वैलेंसी है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना। तो ये वाला जो पहला एलिमेंट है ये मोनोवेलेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट ट्राइवेलेंट होना जरूरी है ना। इसी वजह से आप लोग इसका जो फॉर्मूला है एलम का, जनरल फॉर्मूला लिखते हो M2SO4 डॉट M डैश ट्वाइस SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना। ये इसका जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है, जहां पर ये जो M होता है ये मोनोवेलेंट होता है, यस, और ये जो M डैश होता है ये ट्राइवेलेंट होता है। ठीक है ना,
ये ट्राइवेलेंट है, देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, तो फर्स्ट वाला मोनोवेलेंट और सेकंड वाला ट्राइवेलेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। और एक चीज और है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये वाला पोर्शन सिलेबस से हट गया है ना, ये वाला पोर्शन सिलेबस से हट गया है, बट स्टिल क्या पता कहीं पूछ ले। Li प्लस जो होता है, Li प्लस भले ही K प्लस जैसा है, Li प्लस भले ही K प्लस जैसा है, लेकिन जो Li प्लस होता है ये एलम का फॉर्मेशन नहीं करता, इस बात को याद रखें, है ना। हाँ, ये एलम का फॉर्मेशन नहीं करता, बिकॉज इसकी जो साइज होती है बहुत छोटी होती है, चिन्नु सा एलिमेंट होता है, इस वजह से ये एलम का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये हालांकि एलम वाला जो पोर्शन है ना, ये इसमें हुआ करता था एस एंड पी एस ब्लॉक एलिमेंट में, कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में, लेकिन अब नहीं है सिलेबस में। फिर भी अभी नाम आ गया सामने तो मैंने बता दिया कि ऐसा होना जरूरी। देखो ये रहा मोनोवेलेंट, ये रहा ट्राइवेलेंट, ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात हम लोगों ने कर ली, डबल सॉल्ट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। हाँ आइए देखो, इसका एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, है ना, एक एग्जांपल लिखा था, 4KCN था, वो रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, FeCN ट्वाइस के साथ, और हम लोगों ने कहा था कि ये बनेगा 4KCN डॉट FeCN ट्वाइस, ऐसे बनेगा। यस, मेरी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछता ना कि सर ये कैसे डिसोसिएट होना चाहिए, अगर ये डबल सॉल्ट होता, सुनना मेरी बात, अगर ये डबल सॉल्ट होता, अगर ये डबल सॉल्ट होता 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 तो क्या होता, तो ये बेटा ऐसा टूटना चाहिए था ना, 4K प्लस प्लस 4CN माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस 2CN माइनस, ऐसे टूटना चाहिए था ना। अरे बोलो ना, अगर ये नॉर्मल अपने डबल सॉल्ट की तरह बिहेव करता तो K प्लस प्लस CN माइनस, 4 है तो 4K प्लस प्लस 4CN माइनस, साथ में Fe2 प्लस प्लस 2CN माइनस, इस तरह से ब्रेक होना जरूरी चाहिए था। अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई, है ना, है ना, है ना। लेकिन लेकिन देखा ये गया, और अगर ये वाले आयन सॉल्यूशन में होते तो जो सॉल्यूशन है वो K प्लस का भी टेस्ट देता, CN माइनस साइनाइड आयन का भी टेस्ट देता, Fe2 प्लस आयन का भी टेस्ट देता, और CN माइनस आयन का भी टेस्ट देगा। लेकिन ये देखा गया कि इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है, ना तो वो Fe2 प्लस आयन का टेस्ट दे रहा था, ना ही वो CN माइनस आयन का टेस्ट दे रहा था। देखा गया उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयन ही टेस्ट में आ रहा था, है ना। उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आप किसका पता लगा सकते थे, K प्लस आयन का पता लगा सकते थे। ये जो दोनों आयंस हैं, ये टेस्ट शो नहीं करते, है ना। इसका मतलब सर ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, इसको आगे चल के हम लोगों ने ऐसे लिख दिया K4FeCN6, ठीक है ना। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, ये जो कंपाउंड है ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से डिसोसिएट होगा, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। पानी में डालने से ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, K प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। ये Fe2 प्लस आयन नहीं देता, ये CN माइनस आयन भी नहीं देता, ये FeCN6 4 माइनस ये वाला आयन प्रोड्यूस करता है। और अगर ये वाला आयन फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा तो सॉल्यूशन में आपको पता ही नहीं लगेगा कि Fe2 प्लस आया है नहीं आया है, आपको एक्वा सॉल्यूशन में पता ही नहीं लगेगा कि CN माइनस आया या फिर नहीं आया है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं, जो कि देखो ये वाला जो आयन है ना, ये तो हो गया आपका सिंपल आयन, इसको क्या बोलोगे, सिंपल आयन। और ये वाला जो आयन है दैट इज योर कॉम्प्लेक्स आयन, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। कॉम्प्लेक्स आयन, इसको क्या कहोगे आप लोग, कॉम्प्लेक्स आयन कहोगे। मेरी बात समझ में आई क्या। अब ऐसा लगेगा कि ये जो Fe2 प्लस और CN माइनस आयन है, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। आइडेंटिटी लूज करने का मतलब, कोई कहता ना यार ये बंदा तुमने तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, मतलब भूल गए लोग ये है या फिर नहीं है, पता ही नहीं लगेगा कहीं। और कुछ लोग कहते ना यार ये बंदा मतलब अपनी आइडेंटिटी रखता है भाई अपने पास, मतलब अगर कोई आयन आइडेंटिटी लूज कर रहा है इसका मतलब वो अपना टेस्ट शो नहीं करेगा। तो यहां Fe2 प्लस और CN माइनस आयन ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, इस तरह से कह सकता हूं मैं। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन देख लो फटाफट से, लिखा है कि द एडिशन कंपाउंड्स विच डू नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। मुन्ना ये वाले जो कंपाउंड्स हैं 100% डिसोसिएट नहीं होते, देख लो K प्लस सिर्फ और सिर्फ
ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपने बना रखा है, ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना रखा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर लिखी हुई चीज है सिर्फ और सिर्फ वही डिसोसिएट होती है, इसके अंदर लिखी हुई चीज कभी भी डिसोसिएट नहीं होती, ठीक है ना। तो ये बाहर वाली चीज 100% डिसोसिएट होगी, अंदर वाली चीज डिसोसिएट नहीं हो रही। तो डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर नोन एज कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और सेकंड जो चीज लिखी है वो लिखी है सम ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, है ना। सम ऑफ द आयंस लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, है ना। Fe2+ और Cn- ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस यस, मेरी बात आपको क्लियर हुई? बेटा अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पहले नहीं भी पढ़ा है ना, मेरा पढ़ाने का तरीका सिर्फ यही रहता है हमेशा से, जीरो से पढ़ाना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना। हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें कहीं जब आप ड्रॉपर के लिए पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ड्रॉपर में इतना धीरे धीरे आराम से हर चीज छोटी छोटी चीज नहीं बताई जाती, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, छोटी सी छोटी चीज बिल्कुल बेसिक लेवल से जीरो से स्टार्ट करना और जहां तक रिक्वायर्ड है वहां तक आपको पहुंचाना, ठीक है ना। और नोट्स भी आपको इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से यही ज्यादा चीज सही है। आपने ड्रॉप लिया है, इसका मतलब आपकी तैयारी में कोई ना कोई कमी रह गई थी, यस, इसी वजह से आपको ड्रॉप की जरूरत पड़ी है। और कमी रह गई तो मैं अपने दिमाग में ये चीज नहीं मान के चल रहा हूं कि यार तुम्हें कुछ आता है ना, तुम्हें कुछ नहीं आता है ना। मैं यही मान के चल रहा हूँ, और बहुत सारे लोग तो यही बोलेंगे कि सर मतलब आप मान क्या रहे हो, ये तो सच्चाई है ना। आप मानो मत सर, ये फैक्ट है। तो मैं यही मान रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आता कुछ, और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे तुम्हें हर एक छोटा से छोटा पॉइंट समझ में आए। कई बार ऐसा होता है ना, जो ड्रॉपर बच्चा होता है ना, उसको पढ़ाना, मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको पढ़ाना सबसे मुश्किल होता है ना। ड्रॉपर को पढ़ाना सबसे मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि वो आधा अधूरा कहीं ना कहीं से पढ़ के आता है ना। आप लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं इधर उधर देखा ही होगा ना, जनता इधर उधर मुंह मारती रहती है, यहाँ भी उठा लें, यहाँ से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, हर जगह से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ जाते हैं, है ना। और फिर उनको पढ़ाना कि भाई जो मैं बोल रहा हूं ना मेरी बात सुन तू, वो नहीं सुनेगा, वो अलग उसने तो ना ऐसे पढ़ाया था, वो तो यार ऐसे बता रहा था, ये वाले सर ऐसे बता रहे हैं, वो कंफ्यूजन होता है हमेशा, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो ड्रॉपर है बच्चा, जिसने घाट घाट का पानी पिया, उसको पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैं समझता हूं कि आपके साथ ऐसी चीज नहीं है ना, नहीं तो वो प्रॉब्लम आप ही को होगी। अब मुझे जो पढ़ाना है वो पढ़ा ही रहा हूं, अगर इधर उधर से कहीं आप देखोगे फालतू में ये भी लो वो भी लो, सर ये नहीं उन्होंने ऐसे पढ़ाया था आप ऐसे पढ़ाओ, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो सीधी सी बात ही है, ठीक है ना। हाँ चलें, डन, आगे चलें क्या? हाँ जी बेटा, अगर आपने नोट किया है तो डन लिखिएगा, फिर आगे चलेंगे। यस यस, अगर आपने लिख लिया है तो डन लिखिएगा, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया है तो डन लिखिएगा, आगे चलेंगे फिर। बेटा ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, ये बोर्ड लेवल के से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ना। इसको इसको अगर आपने एनसीईआरटी से, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा ना, तो हो सकता है आप जेई का क्वेश्चन ना कर पाओ, है ना। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। हम्म, क्लियर, डन, आगे चलें। हाँ, तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी से काफी ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, कहने का मतलब ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना। एडवांस एडवांस मेंस वेंस सब हो जाएंगे क्वेश्चन, फिर तुम टेंशन मत लेना। देखो एक और मैं कंपाउंड का एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे सामने लिखा है CuNH3 4SO4, जैसे ये वाला कंपाउंड है। अब अगर किसी भी कंपाउंड में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हो ना, ऐसे अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो ना, तो समझ जाना कि वो पक्का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यस, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। अब अगर इसको मैं डिसोसिएट करूं, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं, तो CuNH3 होल 4 2++SO4 2-। आज आपका जो एनायन है, आज आपका जो एनायन है वो है सिंपल एनायन। एनायन कैसा दादा? सिंपल एनायन है। लेकिन आज जो आपका केटायन है, आज जो आपका केटायन है वो है कॉम्प्लेक्स एनायन, है ना। ये है कॉम्प्लेक्स केटायन। मतलब आपका कॉम्प्लेक्स केटायन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स आपका एनायन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस तरह का है ना, वो किस तरह का है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो दिस इज कॉम्प्लेक्स केटायन एंड दिस इज सिंपल एनायन। पिछले वाले केस में आपका जो केटायन था वो सिंपल था, एनायन जो था वो कॉम्प्लेक्स था। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे, अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज करी है, तो Cu2+ आयन है, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। अमोनिया है, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। मेरी बात समझ में आई? यस। अच्छा देखो, यहां पर एक और छोटा सा कंफ्यूजन और होता है।
आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, सुनना मेरी बात, कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी दो तीन एक बच्चे ने लिखा है कि सर जो कंफ्यूजन है ना वो जनरली बच्चों को होता है। कई बार क्या होता है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि दीज सब्सटेंसेस रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। सुनना मेरी बात को, दीज कंपाउंड्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये वो 100% डिसोसिएट हो ही नहीं रहा। ये जो आयंस हैं Fe2+ और Cn-, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज करी है, आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज करी है। ये जो पूरा सब्सटेंस है यहां से ले FeCN6 4-, इसने अपनी आइडेंटिटी रिटेन करी है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि दीज मॉलिक्यूल्स, दीज सब्सटेंसेस रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, है ना, और कुछ जगह पे ऐसे लिखा होता है कि some of the ions and some of the molecules loses their identity in solution। दोनों चीजें सही है, गलत दोनों में से कुछ भी नहीं है। Fe2+ Cn- ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, ये कभी भी अपना टेस्ट देंगे ही नहीं। लेकिन ये जो यहां ये वाला जो आयन है एज ए होल, इस पूरे आयन ने अपनी आइडेंटिटी रखी है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा। ये आप इसका पता लगा सकते हो कि ये वाला आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इस आयन का पता लगाया जा सकता है, लेकिन Fe2+ Cn- सॉल्यूशन में नहीं है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है ना। तो वो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों चीज मैंने बता दी है, दोनों जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं बुक्स में वो मैंने बता दिए, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, आयंस ने लूज करी, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तुम्हें समझ में आ गई बात, मतलब बस यही चाहिए था, है ना, क्लियर है। आगे चलें, अब आगे चलें। तो ये हो गया जनरल क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने बात करी, एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एडिशन कंपाउंड्स को हमने दो तरह से तोड़ दिया। फर्स्ट वन वाज डबल सॉल्ट एंड द सेकंड वन वाज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके बारे में मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया अभी, है ना, आगे जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे वैसे वैसे और इनके बारे में चीजें हम लोग सीखते जाएंगे, क्लियर। आइए फिर अगला हेडिंग लिखिए, टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन कौन सी टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स, है ना, कौन कौन सी जनरल टर्म्स हैं जो इसमें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो वो हम लोग लिख रहे हैं, टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है ना, ये हर जगह पर इनका नाम आएगा, हर जगह पर, जैसे सेंट्रल मेटल में बोलूंगा, कहीं पर मैं बोलूंगा लिगेंड बोलूंगा, कहीं पर मैं बोलूंगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी होती है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ये है। तो ऐसे जो नाम है वो आपको पता होने चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज नेम्स, है ना। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम, कुछ जगह पर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, जैसे देखो मैंने अभी तुम्हारे सामने लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, K4 FeCN6, है ना। इसको देखो मैं थोड़ा तोड़ के तुम्हें बताता हूं। ये अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, मान लो अगर तुमसे ऐसा पूछे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, कितना बोलोगे इसमें, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, कितना बोलोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने निकालना सीख लिया इसलिए पूछ रहा हूं मैं तुमसे, हाँ जल्दी बोलो बे, इधर महाराज, इधर इधर जल्दी बताइए बेटा। एनसीईआरटी इनफ नहीं है अविनाश दादा, एनसीईआरटी इनफ नहीं है इस चैप्टर के लिए, हाँ जल्दी बोलो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, कितनी होती, +6। अबे कान पे पड़ेगी। देख ये कैसे टूट रहा था, पोटेशियम जो होता है ना, पोटेशियम उस पे चार्ज होता है हमेशा +1, तो ये रहा 4K+1, ऐसे टूटेगा ये। तो इसका मतलब ये है कि जो FeCN6 है इस पे चार्ज कितना होगा, 4-। अरे भाई ये जो बाहर K+ है ये 4K+ में टूटेगा, बाहर अगर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी कहानी है, इसमें कौन सी मैंने बड़ी बात बोल दी। और एक चीज और देख ले मेरे भाई, जो Cn होता है ना, Cn साइनाइड आयन Cn- होता है ना, बोलना यार ये क्या होता है, Cn-, HCN, H+ हटा दिया, Cn-, है ना। तो एक Cn पे -1 चार्ज है, 6 Cn पे -6 चार्ज होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। मान लो मैंने मान ली X, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में, अभी के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये हो गया X, Cn पे चार्ज है -1, तो ये हो जाएगा 6 × -1, और इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो हो जाएगा -4, है, टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो यहां से X का वैल्यू कितना मिल गया तुम्हें, +2 मिल गया। इसका मतलब ये जो Fe है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। यस
ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। निकालना अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, उसमें और हम लोग ये चीज सीख लेंगे। बहुत बढ़िया सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। और देखो तो हो क्या रहा है, देखो होता क्या है, ये जो है ना Fe2+, ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल, ये बीच में प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल आयन में बोलूंगा इसको। और ये जो सीएन है, 6 सीएन इसके चारों तरफ लगे हुए हैं इस तरह से, है ना। ये जो 6 सीएन है ना, ये इसके चारों तरफ लगे हुए हैं इस तरह से। और जो हर एक सीएन है, हर एक सीएन है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है। देखो जी, हर एक सीएन इसके साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। हर एक सीएन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यस, दिस इज, हाँ। तो ये जो सेंट्रल मेटल है, ये इसके चारों तरफ जो 6 सीएन लगे हुए हैं, उससे क्या कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम देता है तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, इस वजह से इन सब्सटेंसेस को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और देखो, कोई अगर तुमसे पूछे कि ये जो 6 सीएन लगे हुए हैं, क्या ये रैंडम लगे हुए होंगे, ऐसे ही मर्जी हो जहां सीएन आके लग जाएगा? नहीं, इन सीएन का जो अरेंजमेंट होता है इस Fe2+ के चारों तरफ, वो एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है ना, वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, वो पेंटागनल बाइपिरामिडल हो सकता है, ट्राइगनल बाइपिरामिडल हो सकता है। तो ये जो सेंट्रल मेटल है, इसके चारों तरफ ये जो सब्सटेंसेस लगे हैं, जिनको हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। इन लिगेंड का जो अरेंजमेंट होगा इसके चारों तरफ, वो एक फिक्स अरेंजमेंट होगा। और वो अरेंजमेंट हम लोग निकालना सीखेंगे कहां, वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहां पर हम लोग वापस से हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि इन लिगेंड का इस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ अरेंजमेंट किस तरह का है। मेरी बात समझे आप लोग, है ना। सो दिस Fe2+ इज सेंट्रल मेटल। डन, मेरी बात समझ में आई। तो देखो क्या लिखता है, इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना, द एटम्स और आयन टू विच ए फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और ग्रुप्स आर बॉन्डेड, है ना। एक ऐसा आयन जिससे फिक्स नंबर ऑफ एटम्स एंड आयन्स आर बाउंड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। मैंने बोला ना, इनका अरेंजमेंट जो होगा वो फिक्स होगा इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट, इज कॉल्ड एज द सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। मेरी बात तुम्हें समझ में आई है शायद, यस, मेरी बात तुम्हें क्लियर हुई है शायद। बेटा स्ट्रक्चर बनाना आगे सीख, जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना, वीबीटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारी चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। 4K+ बाहर घूम रहा है इधर, है ना, 4K+ बोलेगा तुम लड़ो साला, मैं अपना खुश हूं बाहर, 4K+ बाहर घूम रहा है, दिस इज योर Fe6 4-। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर Fe2+ जो है सेंट्रल मेटल क्या कर रहा है, Fe2+ इन सबसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो सेंट्रल मेटल है, क्या मैं इसको लुईस एसिड की तरह, ये क्या लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा क्या? बोलो ना, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा क्या? आप बोलोगे सर क्यों नहीं करेगा? भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, और जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स बोलते हैं। बोलो, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, कौन सा मेटल सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा? कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है, कोई कंडीशन बता सकता है क्या कि साहब अगर किसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल बनना है तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? कोई मुझे बताएगा क्या? हाँ, कोई मुझे बताएगा क्या कि सर ये वाली कंडीशन है, फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके वो सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव कर सकता है? बोलो। हाँ जी, आपके दिमाग में क्या लगता है? यस, ये क्या बात, अरे हर्षिता ने लिखा है सबसे पहले, क्या बात है, खुश, दिल खुश कर दिया तुमने। सर इनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना जरूरी है। ओ सर मजा आ गया, मतलब, है ना। अरे भैया, इनसे इलेक्ट्रॉन लेना है और लेके रखना है, रखने के लिए घर भी तो होना चाहिए, है ना, और वो घर मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल होना जरूरी है।
इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। डी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे आयंस, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में लिगेंड से जो उनको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, है ना। तो ये कंडीशन होनी जरूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते, जनरली जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो नहीं बनाता। फर्स्ट एलिमेंट बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, लेस इन नंबर तो चलो ठीक है। अच्छा, ये जो लिगेंड है, क्या मैं इस लिगेंड को लुईस बेस की तरह ट्रीट कर सकता हूं? यस। अरे भाई, लिगेंड कर क्या रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो सर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। और ये जो एटम है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर ये वाला जो इंटरेक्शन है ये लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है? मजा आ गया सर। तो अब ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं लिखे होते हैं, है ना, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लुईस एसिड बेस इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट। तो ये सही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लुईस बेस ये कहां से आ गया यहाँ? डन? क्लियर है? अरे बोलो। तो बताइए, अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिखिएगा, आगे चलेंगे। यस, अगर आपने नोट किया है डन लिखिएगा, आगे चलेंगे। एक आधा एग्जांपल और देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलने वाले हैं। यस, वाह वाह वाह, यहां तक नहीं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज सच कोई इतना रूल नहीं है ना, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैकेंट डी ऑर्बिटल होना जरूरी है, साइज जनरली छोटी होती है तभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। छोटी साइज होगी ना तो मतलब बड़े आराम से इंटरेक्शन होगा इनके बीच, है ना। हो गया? हाँ, तो देखो अभी मैं जिसकी अभी एक और एग्जांपल की मैं तुम्हें बात कर रहा था, है ना, जैसे ये वाला एग्जांपल था CuNH3 4SO4, है ना, ये वाला एग्जांपल है। तो इस वाले केस में हमने कहा सर ये कैसे टूटेगा? सर ये ऐसे टूटेगा, CuNH3 4 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अरे बोलो, सल्फेट आयन पे 2 माइनस चार्ज होता है तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा। अब अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं, इसका मतलब सर जो कॉपर है उस पे चार्ज है +2। सारा का सारा चार्ज किसकी वजह से है? Cu की वजह से ना। तो यहां पर जो Cu2+ है, ये रहा Cu2+, और इसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? 4 NH3 प्रेजेंट है ना। कौन प्रेजेंट है? NH3 प्रेजेंट है। ये लो जी, Cu2+ इज सेंट्रल मेटल, है ना, Cu2+ इज सेंट्रल मेटल, और हर एक अमोनिया इसके साथ क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। इस पे ऊपर 2+ चार्ज है और ये SO4 2 माइनस आयन प्रेजेंट है। ठीक, दिस इज योर सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। बताइए, मेरे हिसाब से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को यहां तक। डन? जैसे ये लिखा है CrH2O6Cl3, डन। तो यहां पर सेंट्रल मेटल कौन है? सर ये कैसे टूटेगा? सर ये टूटेगा CrH2O6 3+। कैसे पता लगा? सर एक क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, सर 3 क्लोरीन पे 3 माइनस होगा, तो ये वाला जो आयन है इस पे 3+ होगा, एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इन पे अगर एनायन पे 3 माइनस है तो कैटायन पे 3+ होगा। अब एक बात बताओ, ये जो H2 है बेचारा, ये तो न्यूट्रल है, ये कहता है मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो 3+ का 3+ चार्ज है वो किस पे है? Cr3+ पे, क्रोमियम पे है। तो इसका मतलब ये जो आपका Cr3+ है, इसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना। एक फिक्स अरेंजमेंट में 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेरे हुए। बताइए, कुछ कुछ फील हुआ है कि मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह का होता है, क्या है इसमें? ये चीज समझ में आई ना आप लोगों को? बोलो। तो ये है बेटा 3+ और ये 3Cl- बाहर घूम रहे, मस्त है ना, ये 3Cl- बाहर घूम रहे। एंड दिस इज योर सेंट्रल मेटल आयन, दिस इज योर सेंट्रल मेटल आयन। बताइए, क्लियर है ये चीज? नोट किया हो? नोट किया आप लोगों ने? बताओ बताओ फटाफट, यहां तक ठीक है सबको? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चल सकता हूं क्या? भाई लोगों, जाग रहे हो ना सारे? हेलो, यस, जाग रहे हो सब लोग? चलो फिर ठीक है, आओ देखें। अब इसके बाद जो अगला है, अगला जो पॉइंट है और जो अगला नाम है जिसके बारे में हमें बात कर रहे हैं, दैट इज लिगेंड। क्या है? लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? देखो अभी हम लोगों ने बात करी, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना।
मतलब जो अभी हम लोगों ने लिखा था ना, यही वाला K4FeCN6, तो इसमें ये जो Cn माइनस है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था सर? ये है लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा होता है ना उसको बोला जाता है लिगेंड। यस। जो दूसरा एग्जांपल लिखा था ना हमने CuNH3 4SO4, तो सर ये जो NH3 है ना सर ये है लिगेंड, जो सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, दैट इज योर लिगेंड। जैसे मान लो ऐसे लिखा है। जो तीसरा एग्जांपल लिखा था CrH2O6Cl3, है ना, तो सर सेंट्रल मेटल से H2O है, वो H2O लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना सर? यहां वाला जो लिगेंड है ना सर, इस पे कोई चार्ज नहीं है सर, H2O पे कोई चार्ज नहीं है, तो सर ये जो लिगेंड है ये कैसा है सर? ये न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है। सर यहां पर भी NH3 पे कोई चार्ज नहीं है सर, है ना, तो सर ये लिगेंड भी कैसा है सर? न्यूट्रल लिगेंड है। ये कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है। सर यहां पर जो Cn है ना उस पर नेगेटिव चार्ज है सर, सर ये वाला एनायनिक लिगेंड है सर। अभी हम लोग लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो उसमें और पढ़ लेंगे, है ना, उसमें और पढ़ लेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखो, दिस इज योर एनायनिक लिगेंड, दिस इज योर न्यूट्रल लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड भी हो सकता है, एनायनिक लिगेंड भी हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है। यस। अच्छा, और ये चीज हमने लिखी ली कि जो लिगेंड होता है उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होगा? लुईस बेस की तरह होगा। इसका बिहेवियर कैसा होगा दादा? लुईस बेस की तरह होगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, और देखो इसमें एक टर्म लिखी हुई है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है क्या तुम्हें? कोऑर्डिनेशन एंटिटी आगे मैं पढ़ाऊंगा हालांकि इसको। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब है ये, जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जो लिखी हुई चीज है, दिस इज, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना यहां से यहां तक, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस इज योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में? एक तो सेंट्रल मेटल प्रेजेंट होता है और दूसरा लिगेंड प्रेजेंट होता है ना। इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। ये देखो इस वाले केस में दिस इज योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहेंगे हम लोग। यस। हाँ, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। डन, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो ये आ ही गया। हाँ, ये आ ही गया। अरे न्यूट्रल का पता कैसे लगा? वाह, क्या बात है मुन्ना। H2O न्यूट्रल है कैसे पता लगा? अमोनिया NH3 न्यूट्रल है कैसे पता लगा? उन पे कोई चार्ज नहीं होता बेटा। H2O में किसी पे चार्ज है क्या? वो न्यूट्रल है। ठीक है ना? अभी मैं एग्जांपल भी लिखवा दूंगा ना, तुम्हारी और जो भी डाउट है वो और क्लियर हो जाएंगे। आओ देखो, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैंने बता ही दिया तुम्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है सर ये वाली चीज, है ना, 3D में वो स्पेस, 3D में वो स्पेस जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 3D में वो स्पेस जहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, है ना। तो ये जो स्पेस है ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल दो, दोनों एक ही बात है। आपकी श्रद्धा है, जो आपका मन करे वो आप कह सकते हो। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है। एक चीज और, इसके अंदर जो लिखी हुई चीज है वो डिसोसिएट नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या? वो इसके अंदर लिखी हुई चीज कभी भी डिसोसिएट, अगर आपने पानी ऐड किया ना तो वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होगी। ठीक है ना, वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होगी। लेकिन ये जो K+ है, देखो ये जो K+ है ये डिसोसिएट हो सकता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज डिसोसिएट नहीं होती, बाहर लिखी हुई जो चीज है सर वो आयोनाइज हो सकती है ना, वो आयोनाइज हो सकती है। तो लिखा है इसने, द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड एज काउंटर आयंस। इनको क्या बोला जाता है? काउंटर आयन बोला जाता है ना। देखो ये ऐसे टूटेगा ना, 4K+, है ना, FeCN6 4-, तो ये जो आयोनाइजेबल ग्रुप है दिस इज नोन एज काउंटर आयन। इसको क्या बोला जाता है दादा? काउंटर आयन। मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज नोन एज काउंटर आयन, है ना। जो दूसरा एग्जांपल लिखवाया था इसमें अगर तुमसे कोई पूछे काउंटर आयन कौन सा है, यस, तो सर आप लोग बोलोगे सर SO4 2- जो है दैट इज योर काउंटर आयन, है ना। जो इस स्क्वायर ब्रैकेट से लिखी हुई बाहर की चीज है जो कि डिसोसिएट हो सकता है,
उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, है ना, काउंटर आयन। केटायन का काउंटर आयन एनायन, है ना, एनायन का काउंटर आयन केटायन। जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखी हुई चीज है जो कि आयनाइजेबल है, दैट इज नोन एज काउंटर आयन, है ना। तो इस केस में जो Cl माइनस है सर वो होगा काउंटर आयन। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब यही हो गया 3D में वो स्पेस जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो, 3D में वो स्पेस जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो, 3D में वो स्पेस जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो। तो ये वाला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। इसको आप काउंटर आयन और केटायन और एनायन के बीच, इसको आप लोग ऐसे भी आयनाइजेशन स्फीयर भी बोल सकते हो, है ना, जहां आयोनिक इंटरेक्शन हो, आयोनाइजेशन स्फीयर भी कह सकते हो, है ना, जहां आयोनिक इंटरेक्शंस हो उसको बोला जाता है आयनाइजेशन स्फीयर, है ना। तो ये K प्लस और ये एनायन, इन दोनों, ये दोनों आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। ये वाला जो है दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। वैसे ही ये केटायन और एनायन, इन दोनों के बीच कौन सा आयनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट है ना। जहां आयोनिक इंटरेक्शंस हैं उसको आप बोलोगे आयनाइजेशन स्फीयर, जहां कोवेलेंट कोऑर्डिनेट इंटरेक्शंस हैं उसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ में आ गया, आयनाइजेशन आयन समझ में आ गया, आयनाइजेशन स्फीयर समझ में आ गया, काउंटर आयन समझ में आ गया। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? दादा यस नो बोलना पड़ेगा, थम्स अप करना पड़ेगा, नोट कर लिया है तो डन लिखना पड़ेगा। बताओ, देखें यहां तक, आगे चलते हैं फिर। यस यस यस, यहां तक सब कुछ ठीक है तो बताइए, आगे चलेंगे फिर। हाँ, क्लियर है, नोट किया, बहुत बढ़िया। आओ देखिए आगे। अब इसके बाद एक और चीज है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, है ना। कुछ जगह पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन लिखा होता है, कुछ जगह पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा लिखा होता है, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्या होता है देखो जी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब है मेटल था, उसके चारों तरफ लिगेंड आए, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में आके अरेंज हो गए। तो ये सर जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है इन लिगेंड्स का इस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, उसको बोला जाता है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे मान लो ये था आपका मेटल, है ना, इसको मैं M लिख देता हूं मेटल को, और इसके चारों तरफ 4 लिगेंड प्रेजेंट है इस तरह से, ये देखो ये 4 लिगेंड प्रेजेंट है इस तरह से, ये रहा, देख रहे हो। तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। दिस इज योर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। लिगेंड का जो अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल के चारों तरफ उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोला जाता है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखो, ये था हमारा मेटल, इसके चारों तरफ 4 लिगेंड प्रेजेंट है इस तरह से, ये रहा L L L L, ये देखो ML4। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, क्या मैं इसको स्क्वायर प्लेनर बोल सकता हूं? अरे कोई रोक सकता है क्या मुझे स्क्वायर प्लेनर बोलने से? यस। तो इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा किस तरह का है? स्क्वायर प्लेनर। और देख लो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, फिर तो बिल्कुल हो सकते हैं, दिक्कत क्या है? जैसे मान लो ये लिखा है M था और इसके चारों तरफ L L L L L, ये देखो सारे सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये तुम लोग जानते ही हो। तो सर ये किस तरह का है? सर ये वाला है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या दिक्कत है बोलो? हो सकता है ये भी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ही तो है। और देखो सर ऑक्टाहेड्रल भी तो हो सकता है ना सर, ऑक्टाहेड्रल भी तो हो सकता है। ये रहा M, और सर ये 6 लिगेंड इस तरह से प्रेजेंट है, सर ये 6 लिगेंड इस तरह से प्रेजेंट है, इसको क्या बोलूंगा मैं? ऑक्टाहेड्रल, है ना। या फिर इसको और भी कह सकते हो स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और इनमें से जो हमारे ज्यादा काम की चीज है, टेट्राहेड्रल थोड़ा आएगा, स्क्वायर प्लेनर काफी आएगा, ऑक्टाहेड्रल सबसे ज्यादा आएगा काम में हमारे, है ना। इसको हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। डन? नोट कर लिया हो तो डन लिखना, आगे चलेंगे। देखो ये तो लिखा है द स्पेशल अरेंजमेंट, है ना। स्पेशल मतलब स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स
which are directly attached to the central metal ion defines a coordination polyhedra about the central atom, है ना। ये जो अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, नोट कर लिया है तो नोट बताइएगा, डन लिखिएगा, आगे चलेंगे। अरे बेटा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे आगे, हाँ हाइब्रिडाइजेशन से ही निकलता है ये हाइब्रिडाइजेशन से ही निकलेगा, ऐसे नहीं थोड़ी ना पता लगता है कोई, है ना, शक्ल देखने से थोड़ी पता लगता है। हो गया, डन, आगे चले, वेरी गुड। और देखो एक और छोटी सी चीज आती है, एक और छोटा सा नाम है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो का मतलब क्या होता है, इधर होमो मतलब सेम, अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सारे के सारे लिगेंड एक ही तरह के हैं तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को होमोलेप्टिक बोला जाएगा, और अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको हेट्रोलेप्टिक बोला जाएगा, खत्म। यस, है ना। होमोलेप्टिक कंपाउंड्स का एग्जांपल जैसे मैंने दिया था अभी, K4FeCN6 लिखा था ना, ये देखो सर सारे के सारे लिगेंड एक ही तरीके के हैं, जब सारे लिगेंड एक ही तरीके के हैं तो होमोलेप्टिक। दूसरा एग्जांपल भी लिखा था अभी, CuNH3,4SO4, सर सारे लिगेंड एक तरह के हैं, सर ये भी होमोलेप्टिक। और देखो CrH2O6 अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, Cl3, सर इसमें भी सारे लिगेंड एक ही तरीके के हैं, सर ये सारे के सारे कैसे हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। सर हेट्रोलेप्टिक में क्या हो सकता है, देखो ऐसे लिख दिया, मान लो CrH2O5Cl ये देखो सर यहां लिगेंड दो अलग अलग तरीके के हैं सर यहां लिगेंड देखो 5 लिगेंड तो वाटर के हैं और एक लिगेंड क्लोराइड है Cl-, तो सर यहां अलग अलग लिगेंड आ गए, तो सर ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ में आ गई, अगर लिगेंड्स एक तरह के हैं तो होमोलेप्टिक, अलग अलग तरीके के हैं तो हेट्रोलेप्टिक है। ठीक, क्लियर। ये भी लिख सकते हो CrH2O5, या फिर ऐसे लिख दो CrNH3,4Br2Cl, है ना। सर ये भी क्या है, ये भी हेट्रोलेप्टिक लिगेंड का, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक? यस 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 बोलिए जनाब। यहां तक अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिखिएगा, फिर उसके बाद दो छोटी छोटी चीजें और बताएंगे। हाँ, यहां तक अगर आपने नोट किया है तो डन लिखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, हाँ बेटा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल। हाँ ये भी लिख लो, चलो सिस्प्लेटिन भी लिख सकते हो, है ना। सिस्प्लेटिन होता है ये वाला, ऐसा कुछ सिस फॉर्म में, PTNS3 twice Cl2, है ना। ये भी किसका एग्जांपल है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हो गया क्या, पक्का? चले आगे और देखो फिर, अब यहां से हम लोग बात करने वाले हैं एक और चीज की जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो, आपकी श्रद्धा है ना। अब हाँ, ट्रीटमेंट सिस्प्लेटिन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है देखो, अभी मैंने हालांकि थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे। K4FeCN6, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो लिगेंड है वो कैटायनिक है, एनायनिक है या फिर न्यूट्रल है ना। जब तक ये नहीं पता होगा कि लिगेंड पे चार्ज किस तरह का है, तब तक आप कभी भी अच्छे ढंग से ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आएगा कि सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चार्ज ये होता है, इस पे चार्ज ये होता है। तो जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें मैं सारे लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कर दूंगा, है ना, जो आपके काम में आते हैं। एक तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि ये लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, या फिर पॉजिटिव वाले आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, या तो नेगेटिव वाला मिलेगा या फिर न्यूट्रल वाला मिलेगा, ठीक है ना, ये वाली चीज मिलेगी।
तो अब अभी के लिए तुम ये ध्यान रखो, हालांकि तुम्हें पहले से भी कुछ चीजें तो पता होगी, इसमें जो लिगेंड है वो है Cn माइनस, है ना। यहां लिगेंड Cn माइनस है, इसका मतलब ये एनायनिक लिगेंड है। यस। और अगर मान लो इस पे Cn माइनस चार्ज है तो मुझे बताओ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। आप बोलोगे सर पोटेशियम पे +1 चार्ज होगा, 4 इंटू +1। सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग x मान लेते हैं, प्लस Cn पे चार्ज था -1, और सर सारों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होगा, 0 होगा। होगा। और अगर सबका 0 होगा तो यहां से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितना मिला, 2+ मिला। बताइए कोई दिक्कत आएगी इसमें? अगर आपको ये पता है कि ये लिगेंड किस तरह का है तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। और देखो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ना, इसमें अभी तक जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सारे लिख देते हैं। देखो अभी जैसे मान लो मैंने ये लिखा था, या फिर ये वाला लिख देते हैं, CuNH3 4SO4। जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल लिखा था अभी मैंने, तो NH3 यहां पर लिगेंड है, लेकिन सारी दुनिया जानती है NH3 अमोनिया होता है, और ये NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो आपने कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट मान ली x, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 4 इंटू 0, और SO4 ये तो सब जानते हो ना यार, सल्फेट आयन पे 2- चार्ज होता है ना, सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है, और सारी स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होगा। तो यहां से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितनी आ गई, +2 आ गई। बताओ कोई दिक्कत आई क्या इसमें? जल्दी बता दो, नहीं आई ना। और देखो एक और एग्जांपल लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो लिखा था ये वाला, ये वाला एग्जांपल लिखा था। अब इस केस में भी मैंने आपको बता दिया था कि जो H2O होता है, सर H2O कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगर ये न्यूट्रल है तो भाई इस पे चार्ज भी कितना होगा, 0 होगा। और सर क्लोराइड Cl पे -1 चार्ज होता है, सर -1 चार्ज होता है, तो 3 क्लोराइड है तो -3, तो सर यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई, +3 मिल गई। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिल गई, +3 मिल गई, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए, अभी कुछ एग्जाम्पल और देता हूं, एक बार फटाफट से ये वाला आप लोग नोट करो। हाँ जी, यस, ये अगर नोट कर लिया है तो डन लिखना, ये अगर नोट हो गया हो तो डन लिखना। फिर उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स आपको खुद से करने को देता हूं। हाँ जी, फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैं आपको खुद से करने को दूंगा। यस। हाँ, यहां तक नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्लियर है सब लोगों को? डन, नोट कर लिया, चलो जी, समझ में भी आ गया, बहुत बढ़िया बात है। आइए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, आप फटाफट से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना मुझे, है ना। फटाफट से सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल ये दे दिया, और देखो नेक्स्ट PtCl6 2-, एक और ले लो AgCN ट्वाइस माइनस, ठीक है, और ले लो एक CrH2OSO4 माइनस, एक और ले लो ScH2O6 3+, और ले लो हाँ FeCO5, और देख लो CrH2O4Br, और यहां बाहर Br2 लिखा है बेटा, है ना, बाहर क्या लिखा है, Br2 लिखा है। है ना। बाकी तो वैसे जब आप सारा सब कुछ पढ़ लोगे ना तभी अच्छे से निकाल पाओगे, है ना, सारा सब कुछ पढ़ लोगे ना तभी आप लोग अच्छे से निकाल पाओगे। जैसे एक मैं लिख दूं FeC2O4 होल थ्राइस 3-, ठीक है, ये लिखा है जैसे।
CO NH3 6 3 प्लस, PT C6H6 ट्वाइस Cl2। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं फटाफट। हाँ, इनमें आपको जितने भी सेंट्रल मेटल दिख रहे हैं, इन सारे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है खुद से। ये काम जितना जल्दी कर दोगे ना उतना जल्दी मजा आ जाएगा मतलब। हाँ जी बेटा, फटाफट से एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ सारी चीज सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ ट्वाइस है ना, ट्वाइस है यहाँ, ट्वाइस। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, NH3 ट्वाइस है बेटा, NH3 ट्वाइस। ठीक है दादा। हो गया। वेरी गुड। आइए देखिए, पीटी का आपने एक्स मान लिया। अमोनिया जो होता है सर न्यूट्रल होता है और क्लोराइड पे 2- होता है। सारे स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होगा, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यस। आइए, इसका आपने x मान लिया, क्लोराइड पे -1 होता है, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम -2 होगा, तो सर x का वैल्यू +4 मिल जाएगा। यस। हाँ, चेक करते ना, जिसको जिसमें डाउट हो पूछ लेना। सर इसका आपने x मान लिया, Cn पे -1 चार्ज होता है और इस पूरे इस सब्सटेंस पे ही 2- चार्ज है, तो सारी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होगा, जितना उस पे चार्ज है। तो सर यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। बताओ, क्लियर। और देखो सर, इसका x मान लेते हैं बेटा, यहां पर 4 था है ना, नहीं 5 था, सॉरी। हाँ, इसको 5 लिख लेना, CrH2O5, CrH2O5। तो सर इसका हमने मान लिया 0। सर SO4 पे होता है 2- और सारी स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा -1। तो सर यहां से मिलेगा x = +3। सर स्कैंडियम का x मान लेते हैं और वाटर का 0 होता है, 6 × 0, लेकिन सारी स्पीसीज का सम +3 के बराबर होगा, तो सर ये हो जाएगा +3। ठीक है ना। सर ये लिगेंड होता है CO। CO जो होता है ना सर, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, कार्बोनाइल बोला जाता है, लिखवाऊंगा मैं इसको, कार्बोनाइल इसको बोला जाता है। सर ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो सर यहां पर x + 5 × 0 = 0, तो x = 0। यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। डन डन डन। और देखो, और देखो, अच्छा यहाँ +1 आएगा क्या, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, नहीं -1 +2, अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ, +1 लिख दो भाई, +1 लिख दो भाई, ऐसी क्या बात है भाई। हाँ, और देखो सर, यहां क्रोमियम का x मान लो। सर वाटर 0 होता है, ब्रोमीन -1 होगा, सर ये भी -1 होगा, तो -2 हो जाएगा। सर यहां से x का वैल्यू +3 मिल गया सर। यस 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 यस। और देखो भैया, और देखो, और देखो, यहां पर है C2O4 2- बेटा, ये जो C2O4 2- होता है ना, इसको ऑक्सलेट आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्सलेट आयन, है ना। ये तुम लोगों ने पढ़ लिया हालांकि। दिस इज योर ऑक्सलेट आयन C2O4। इस पे कितना चार्ज होता है, 2- चार्ज होता है। एक ऑक्सलेट आयन पे कितना चार्ज होता है दादा। हाँ, बहुत भारी मिस्टेक हो गया था, और हो सकता है ये मिस्टेक तुम लोग सही ना कर पाते, है ना, इस वजह से मैंने करवा दिया। हाँ जी, इसको ऑक्सलेट आयन बोला जाता है। एक ऑक्सलेट आयन पे 2- चार्ज है, तो x + 3 ऑक्सलेट आयन है, तो 3 × -2 हो जाएगा, = -3। यहां से x का वैल्यू कितना मिल गया, +3 मिल गया। ठीक है। यस। और देखो, ये तो अब कर ही लोगे ना यार, ये x है, सर ये न्यूट्रल है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का सम +3, x = +3। डन। और देखो, ये लिखा है C6H6। अरे भैया, ये C6H6 तो बेंजीन है। क्या है ये, बेंजीन है सर। और जो बेंजीन होता है सर, वो तो कैसा होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यस, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। चलिए फिर, तो यहां से x + 2 × 0 -2 = 0, x = +2 आ जाएगा।
मेरे हिसाब से ठीक है यहां तक, बताओ। तो इस तरह से आप लोगों को अगर ये पता लग जाए, अगर आप लोगों को ये पता लग जाए, अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई जो ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड कैटायनिक है, एनायनिक है, उस पे चार्ज कितना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो जरा, कितने लोगों के सारे सही हैं? जिन लोगों के सारे सही हैं काबिल तारीफ है, नोट कर लिया है, डन लिख देना, समझ में आ गया थम्स अप कर देना। आगे चलेंगे, एक और छोटी सी टर्म है उसके बारे में और पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे। हाँ जी, फटाफट बताइए। यस यस यस, डन हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक छोटी सी चीज और बच गई जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना? जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर भी आपको पता होना चाहिए लिगेंड के बारे में, है ना? तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग वापस करेंगे दोबारा। तो देखो क्या लिखता है कोऑर्डिनेशन नंबर में, लिखता है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल आयन। आपका सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वही उस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। समझे? जैसे अभी मैंने आपसे बात करी थी K4FeCN6 की, यहां पर जो Cn माइनस है बेटा, एक Cn माइनस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, इसकी स्ट्रक्चर भी बनाई थी तुम्हें। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? Cn माइनस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो सर 6 Cn माइनस है, तो ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा Fe। इस वजह से जो Fe2 प्लस है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यस? और देखो, और देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा था CuNH3,4SO4, ये वाला एक और एग्जांपल लिखा था आपके सामने। यहां पर जो अमोनिया होता है, अमोनिया NH3 होता है ना भाई, NH3 के पास एक लोन पेयर है, सर ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 अमोनिया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? सर 4 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस? हाँ, एक और एग्जाम्पल लिखा था, ऐसे आप लोग निकाल सकते हो मेरे हिसाब से बड़े आराम से। CrH2O6 3Cl3, ये लिखा था। यहां पर भी सर जो H2O है, H2O का जो एक मॉलिक्यूल है ना, ये सर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। 2 लोन पेयर है लेकिन देता एक ही है ना? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सर, एक बनाएगा तो 6 है, 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी एक और बढ़िया एग्जांपल लिखा था, याद है तुम्हें? एक बढ़िया एग्जांपल लिखा था ये वाला, एक बढ़िया एग्जांपल लिखा था FeC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस। इसमें मुझे बताओ Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये बताओ। इस वाले में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जल्दी बताओ। इसमें Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe? कितना होगा? 3 होगा ना? अरे क्या बात, 3 होगा ना? 3 होगा ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक कान पे पड़ेगी ना एक जोर से, 6 होगा। हाँ, वेरी गुड, ये लोग सही हैं। अरे मुन्ना, एक बात बताना यार, देख दादा, ये होता है ऑक्सलेट आयन, ये रहा ऑक्सलेट आयन। और मेरे भाई देख, अगर मेटल है ना, ये मान ले यहां मेटल है, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है O-, और ये वाला O- भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक रिंग बन जाएगी, चिलेट बोला जाता है जिसको, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है, स्टेबल भी होती है। तो एक ऑक्सलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सर 3 ऑक्सलेट हैं, 3 ऑक्सलेट यहां पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आया? ठीक है दादा, 3 कौन, 3 वाला कौन था भाई? है? और देखो, एक और चीज ऐसे समझ लो, CrEn होल थ्राइस 3+, ये लिखा है ना? ये लिखा है, ये लिखा है मान लो। तो सर ये En क्या होता है
बेटा ईएन बताओ क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन को ईएन बोला जाता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसको शॉर्ट में ईएन लिखा जाता है ना। ऑक्सलेट को ओएक्स लिखा होता है कई जगह, सिर्फ ओएक्स लिख देगा ऑक्सलेट को ओएक्स, काम खत्म, है ना। तो सर ये जो इथेन 1,2 डाइअमाइन होता है ना सर, इसकी शक्ल दिखने में ऐसी होती है सर, ये देखो ये रहा सर, ये देखो ये रहा, और यहां पर है मेटल, है ना सर, यहां पर है मेटल, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक जो आपका इथेन 1,2 डाइअमाइन है सर, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और यहां पर सर 3 इथेन 1,2 डाइअमाइन है ना। ये न्यूट्रल होता है बेटा, ये लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, क्या कह रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात को, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, यस, कोई चार्ज नहीं है इस लिगेंड पे, लेकिन एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। सर यहां पर 3 लिगेंड है, तो सर यहां जो क्रोमियम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यस। अरे कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें, यस 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 यस। तो अगर आपको यह पता है कि कौन सा लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पता लग जाएगा ना। तो ये चीज है, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं तुम लोग याद रखो, है ना। कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं ना, याद रखना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सब कुछ ही तो याद रख रहे थे अभी तक, है ना। तो बेटा सब याद रख रहे थे तो ये भी एडिशनल याद कर लेना, है ना। तो देखो 3D सीरीज एलिमेंट अगर आपके हैं, 3D सीरीज एलिमेंट्स इन +3 स्टेट, अगर आपका 3D सीरीज का कोई एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होएगा। ये मैं चाहता हूं कुछ याद रखें, बहुत बार इनकी जरूरत पड़ने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, है ना, इनकी जरूरत पड़ेगी। और देखो मान लो आपका 3D सीरीज एलिमेंट है, वो +2 स्टेट में है, तो +2 स्टेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, यस। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। एक यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूं, जैसे मान लो आपका Ni है, निकल के काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे मान लो Ni2+ है, अगर ये H2O और अमोनिया के साथ है, या फिर Ni2+ साइनाइड या फिर क्लोराइड आयन है ना, ये 2 अलग अलग केसेस हैं। हाँ बेटा बस 2 मिनट के बाद क्लास खत्म कर देंगे ना, 2 मिनट बस और दो आप मुझे, है ना, 2 मिनट और दो। हाँ हाँ बस बस ये लास्ट वाली चीज लिख रहे हैं। तो इसके साथ जो Ni2+ होगा ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, इनके साथ जो Ni2+ आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, है ना। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। जैसे आप लोग लिखते हो ना NiCl4 2-, तो यहां देख लो ना Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, Cl के साथ है। NiCN4 2-, यहां पर भी देख लो Ni2+ है लेकिन Cl- के साथ है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यस। और देख लो NiH2O6 3+, वाटर के साथ होगा तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, NiNH3 6। बेटा ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये चीजें बहुत काम में आने वाली है आगे चल के। और देखो कुछ और देखो, ऐसे बहुत सारे, लेकिन कुछ कुछ मेन लिखवा रहा हूं। जैसे Ag+ आ गया, Au+ आ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे कौन सा, 2, है ना। AgCN2- लिखा था अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में, है ना, AgCN2-, यहाँ Ag +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो कर रहा है, ठीक है। और देखो इनके बड़े भाई हैं कुछ, Pt2+ आ गया, है ना, Pd2+ आ गया, या फिर Ag3+ आ गया, या फिर Au3+ आ गया, तो इन सब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना भले, PdCl2 4- बनता है, PtCl2 4- बनता है। मान लो आपका Pt और ये 4+ में हो मान लो, और
पीडीपी 4+ में हो, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सर, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो हो जाएगा 6। और देख लो Zn2+, Cd2+, Hg2+, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं। ये चीज है जो मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें। चांद तारे सितारे XYZ, जो आपकी मर्जी हो, जिसका नाम तुम लिखना चाहो इसके ऊपर वो नाम तुम लिख सकते हो, वो नाम तुम लिख सकते हो, ठीक है, वो नाम तुम लिख सकते हो। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो यहां तक आज वाला जो सेशन है उसमें सिर्फ हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। आज वाले सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। अगली क्लास और धमाकेदार होने वाली है। आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिल रही है, आज आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आज आपको मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं करना है ना। आप सिर्फ लोग आप रिवाइज करें और आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ ले। आप लोगों का टेस्ट भी है शायद 3 तारीख को। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस करें मॉड्यूल में से, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिवाइज करके आए, बढ़िया ढंग से अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दादा। पी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्कोरिंग में हमेशा बोलता हूं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग बोलता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, सबसे ज्यादा वेटेज जो था वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, है ना। तो ध्यान रखना भाई, इसको अगर अच्छे से नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम अच्छे से रिवाइज करके जाते हो कभी धोखा देगी ही नहीं तुम्हें, है ना। तुम्हारी स्पीड बढ़ाएगी, तुम्हारे मार्क्स जो हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, है ना। इस पे आप लोग कमांड करें अच्छे ढंग से। हाँ चीजें हैं कुछ रिवाइज करने वाली हैं, बार बार याद रखने वाली है, रखें उनको। अल्टीमेटली हमारा गोल एक अच्छी कॉलेज में पहुंचना है, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आज वाले सेशन में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आप सब लोगों से, एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।